हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी विशिष्ट एजेंसी यूनेस्को के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। फुल फॉर्म सबकी इन एजेंसियों की फुल फॉर्म याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, बल्कि उम्मीद है कि एक फुल फॉर्म तो आपको ज़रूर इसकी आएगी। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके मेंबर्स 193 हैं, लेकिन यहाँ 193 मेंबर्स को देखकर आप लोग ये नहीं सोच सकते कि जितने भी यूएन के मेंबर हैं वो सब यूनेस्को के मेंबर हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि यूएसए और इज़राइल यूएन के मेंबर हैं, लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। तो ये 193 जो है वो यूनेस्को के अपने दूसरे सदस्य हैं। यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा। जैसे कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि इसके नाम में शैक्षिक आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो हम इसके नाम से इसका पता लगा सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, संस्कृति, तकनीकी शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो यूनेस्को मुख्य रूप से शिक्षा, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर, नेचुरल साइंस, सोसाइटी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में देशों के बीच में सहयोग विकसित हो जाए तो किसी भी प्रकार का विवाद या लड़ाई होंगी ही नहीं और विश्व में शांति बनी रहेगी। इसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि आज की पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। तो यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करती है और उस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कार्य करती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को संरक्षित करना, जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि प्राकृतिक भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से जिनकी वैल्यू है, भौतिक दृष्टि से जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू है, उन सभी साइट्स को संरक्षित करने का काम भी यूनेस्को का है। इसके अलावा यूनेस्को सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देती है। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो बहुत सी सांस्कृतिक विविधता है, इसी तरीके से बाकी के देशों में भी काफ़ी सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यूनेस्को का जोर रहता है कि इस कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाकर रखा जाए, क्योंकि जब हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है और इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग को भी बढ़ावा यूनेस्को देता है। वर्तमान में भारत में इस समय 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी विश्व धरोहर स्थल हैं, और इनकी संरक्षण का कार्य यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए फेमस सेलिब्रिटीज़ को भी यूनेस्को समय समय पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करता है। जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान आदि यूनेस्को के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनेस्को यूएन की एक महत्वपूर्ण विशिष्ट एजेंसी है जो मुख्य तौर से शिक्षा, सांस्कृतिक, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और इस बीच में देशों के बीच परस्पर सहयोग को विकसित करने का कार्य करती है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण एजेंसी आती है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, या संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। यहाँ पे हम एक बात ध्यान में रखनी होगी, 1953 से पहले यूनिसेफ का नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसका गठन ऐसा क्यों था? क्योंकि यूनिसेफ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था और जिस समय इसका गठन किया गया था उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो बच्चे और महिलाएं अनाथ हो गए हैं,
संकट में फंस गए हैं, जिनके प्रॉपर रहने सहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करना उस समय इसका काम था। यानी उस समय यूनिसेफ का जो गठन हुआ था सिर्फ एक उद्देश्य को लेके हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो बच्चे संकट की स्थिति में आ गए हैं, जिनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पा रही है, अनाथ हो गए हैं, उनको सहायता पहुंचाना। ठीक है, तो इसलिए उस समय इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ही बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, या बच्चों की समस्या केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो बाल श्रम, बच्चों का शोषण जैसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें सुधारा जाना जरूरी है। इसलिए 1953 में यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बना दिया गया। ये उसकी विशिष्ट एजेंसी बन गई और अब इसका काम केवल द्वितीय विश्व युद्ध से अनाथ हुए बच्चों की देखरेख करना ही नहीं था, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी बच्चों का शोषण हो रहा है, बाल श्रम जैसी समस्याएं हैं या कुपोषण जैसी समस्याएं हैं, उन सबको देखना, उनको में सुधार लाना यूनिसेफ का मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, तो 1953 के बाद इसका नाम अब हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, लेकिन इसका जो एब्रीविएशन उसे चेंज नहीं किया गया, उसे यही रखा गया याद के तौर पर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्थापना 1946 में हुई। इसके मेंबर्स 190 है, 190 सदस्य हैं यूनिसेफ के। ठीक है, 1953 से ये यूएन का भी स्थायी सदस्य बन गया है। पहले केवल इसको एक आपातकालीन स्थिति के लिए ही रखा गया था कि जब इसका काम पूरा हो जाएगा, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अनाथ हुए बच्चों की जब सही ढंग से देखरेख हो जाएगी, उन्हें संरक्षण मिल जाएगा, तो उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये विचार किया गया कि बच्चों की समस्या बनी हुई है और उसको देखरेख करना, बच्चों की देखरेख करना, उन्हें संरक्षित करना हमेशा की ही एक ज़रूरी कार्य है। इसलिए यूनिसेफ को इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया। यूनिसेफ का विश्वास है कि एक बेहतर विश्व निर्माण के लिए सभी बच्चों को जीवित रहने और अपनी क्षमताओं का विकास करने का पूरा अधिकार है। कहा जाता है कि बच्चे कल का भविष्य हैं, तो यूनिसेफ का मानना है कि एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर विश्व तभी बन सकता है जब बच्चों को भी अपने पूर्ण विकास के साथ जीवित रहने और अपनी क्षमताओं का विकास करने का अधिकार दिया जाए। यूनिसेफ इसी क्षेत्र में कार्य करता है। मुख्य कार्य मुख्यतः बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए यूनिसेफ काम करता है। बच्चों को विकास करना, बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। लैंगिक आधार पर समानता की स्थापना करना, अर्थात पुरुष और महिलाओं के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए यूनिसेफ कार्य करता है। बच्चों को हर प्रकार की हिंसा, शोषण, बाल श्रम से बचाना यूनिसेफ का मुख्य कार्य है। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराना, जैसे पोलियो के लिए टीके उपलब्ध कराए गए, ये भी यूनिसेफ के अधीन में ही हुआ, के अंडर में ही हुआ कार्य। विकासशील दुनिया में बाल जन्म दर को बढ़ाने के प्रयास करना भी यूनिसेफ का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों के चलते ही 1965 में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत में आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा अभियान चल रहा है, जैसे कि एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि ये भी, इसको भी पूरी तरीके से जो संरक्षण दिया जा रहा है, एसएसए को जो पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी यूनिसेफ के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए अनेक मंचों के साथ मिलकर यूनिसेफ काम कर रहा है और इस तरफ लगातार प्रगतिशील है। इसके साथ ही लोगों में इस संदर्भ में बाल श्रम को रोकने, बच्चों के विकास, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए तथा फंड एकत्रित करने के लिए यह यूनिसेफ सेलिब्रिटीज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा, धोनी जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जो कि इसके लिए फंड भी एकत्रित करने का कार्य करते हैं और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन ने पोलियो की 2 बूंद, जीवन की 2 बूंद है कि का ऐड किया था, एडवर्टाइजमेंट किया था और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और लोग इस तरफ काफ़ी जागरूक भी हुए थे।
ठीक है, तो यूनिसेफ लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स का यूज़ करता है। इस तरह हम देखते हैं कि यूनिसेफ बच्चों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है और इस संदर्भ में ये यूएन की एक महत्वपूर्ण विशिष्ट एजेंसी है। यूएन की अगली महत्वपूर्ण एजेंसी है WHO, यानी इसकी फुल फॉर्म है WHO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसी कारण 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO के वर्तमान में मेंबर्स 194 हैं, 194। WHO के मुख्य कार्य हैं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, यानी ये पूरे देश में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। WHO महामारी उन्मूलन के लिए कार्य करता है। महामारी उन्मूलन, जैसे कि इस समय हम देखते हैं कोरोना से बचाव के लिए WHO बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसकी वैक्सीन जो आज हमें प्रोवाइड की जा रही है, उससे पहले उसको पूरी तरीके से सर्वे जो है WHO के अंदर ही हुआ। तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराता है, महामारी उन्मूलन के लिए कार्य करता है। सभी संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO प्रयास करता है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे को आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी WHO प्रयास करता है, उसके क्षेत्र में कार्य करता है और इन सभी देशों को इस क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि विश्व के सभी देशों के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा हो। ठीक है, तो स्वास्थ्य स्तर को यानी हेल्थ लेवल को ऊंचा करना है ताकि सभी को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। WHO इकोसोक की एक सहायक एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अपने सदस्य राष्ट्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए WHO स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्रों का भी निर्माण करता है, यानी ये सभी सदस्य देशों में अपने सेंटर्स, अपनी शाखाएं खोलता है ताकि इन देशों को जल्दी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। 1986 में WHO ने HIV एड्स पर अपना वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया और इसमें काफ़ी सफलता भी इसे हासिल हुई। इसी तरीके से 1988 में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की। हमारे देश में भी ये पहल की गई थी और हम देखें तो आज पूरा विश्व लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है। हमारी अगली एजेंसी है ILO, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 29 अक्टूबर 1919 में हुआ। यह यूएन की सबसे पुरानी एजेंसी है। एक्चुअली इसका गठन जो था वो राष्ट्र संघ के समय ही हो गया था, जिसकी स्थापना 1918 में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और तब से अब तक इसको बनाए रखा गया। यानी बाकी सभी एजेंसीज उसकी ख़त्म हो गई थी, लेकिन ILO को वैसा का वैसा ही रखा गया है। 29 अक्टूबर 1919 में इसका गठन हुआ और अभी 2019 में ILO ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। तो हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई। तो वो कौन, उसका क्या नाम है? ILO। इसके मेंबर्स 187 हैं। 1946 में यह UN से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बनी थी। ठीक है, बाकी किसके बाद बनी? सबसे पहली UN की विशिष्ट एजेंसी बनने वाली जो एजेंसी थी वो कौन सी थी? ILO। इसके मुख्य कार्य जैसे कि नाम से ही जाहिर है, नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो नाम से ही जाहिर है कि श्रमिकों के लिए कार्य करती है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा, उनके बीच समानता, आत्मसम्मानजनक स्थिति दिलाना आदि की स्थितियों को विकसित करने का काम ILO का है। ठीक है, तो ILO मुख्य तौर से लेबर्स के लिए कार्य करती है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समता और आत्मसम्मानजनक स्थिति को विकसित करना ILO का प्रमुख कार्य है। पूरे विश्व में ये इसके लिए कार्यक्रम चलाती है और जहाँ भी कहीं श्रमिकों के साथ शोषण होता है वहाँ उनको सम्मानजनक स्थिति दिलाती है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, उन्हें सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना ILO का प्रमुख कार्य है। पूरे विश्व में मानव अधिकारों और श्रमिक अधिकारों को ये बढ़ावा देती है और कहीं पर अगर इनका शोषण होता है तो उसके लिए कार्य करती है। श्रमिकों को काम का अधिकार दिलाना तथा जबरन श्रम से
सुरक्षा दिलाना भी इसका प्रमुख कार्य है। ILO मुख्य तौर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य करती है और इसके लिए इसने अपनी सभी देशों में शाखाएं भी खोली हुई हैं। भारत 1922 में ILO का सदस्य बना। ILO को अपने श्रमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, श्रमिकों के अधिकारों को विकसित करने के लिए 1960 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी 4 मुख्य एजेंसीज हैं UN की, ILO, WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को। और भी इसकी बाकी की एजेंसी हैं जिन पर हम अगली क्लास में विचार करेंगे।